Okay, so everyone is able to see the screen now? Yes, sir. Units and measurements. Let's start. So देखो किसी फिजिक्स में तुम लोग ने काफी सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा होगा, मास, फोर्स, काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट? देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज और इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है उसका मेजरमेंट, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में एक होता है यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी मास को मुझे एक्सप्रेस करना है, आई कैन से दैट द मास ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज 200 ग्राम्स, राइट? और किसी भी क्वांटिटी को अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वेक्टर्स चैप्टर में तुमने पढ़ा था कि वो वेक्टर्स और स्केलर्स इन दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में अपन इसको और दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, विच आर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है उनको हमने सिलेक्ट किया और उसको कहा कि ये सारे फंडामेंटल है, और बाकी सारे जितने भी क्वांटिटीज होंगे उन सबको फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। दैट्स द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड ओवरऑल देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, बीच में किसी को डाउट होगा तो फील फ्री टू आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी एनी डाउट्स इफ यू हैव। फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखने से पहले जो यूनिट्स अपन जनरली यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके बारे में समझ लेते हैं। आई थिंक ये सबको पता होगा। जनरली अपन ये सारे सिस्टम्स यूज करते हैं। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में अपन लेंथ को सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस करते, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड्स में। तुमने अब तक ये सीख लिया होगा कि अपन जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वी शुड फॉलो अ सिंगल सिस्टम, राइट? अगर एक एक्सप्रेशन सीजीएस में तो सारे एक्सप्रेशन सीजीएस में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस इज डाइन्स। एसआई में अपन न्यूटन्स बोलते हैं मगर सीजीएस में डाइन्स होगा। वैसे ही वर्क का जो यूनिट्स है वो एसआई में जूल्स होगा और सीजीएस में अर्ग्स। Similarly, there is one more system, MKS system. It's almost similar to SI system. इसको MKS या फिर SI system भी बोल सकते हैं। SI stands for System International. It's a internationally accepted system जो हर जगह फॉलो किया जाता है। यहाँ पे लेंथ को मीटर्स में, मास को केजीस में और टाइम को सेकंड्स में एक्सप्रेस किया जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज में FPS सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लेंथ को फुट में, मास को पाउंड्स में और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है। ओके, एंड SI सिस्टम इज ऑलमोस्ट सेम एज MKS सिस्टम। यहाँ पे सेम यूनिट्स होंगे मास, लेंथ और टाइम के लिए। तो जो 7 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हम बोल रहे थे, जिसको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते थे, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ये होंगे: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको तुम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, मोल्स में मेजर किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ये बेसिकली ब्राइटनेस को मेजर करेगा। इसको कैंडेला में एक्सप्रेस किया जाता है। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसके अलावा दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उन सबको इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, सो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को अपन इंडिपेंडेंट मानते हैं और इनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स भी तुम्हें पता होने चाहिए, मीटर, केजी, सेकेंड, ये सारे SI यूनिट्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इनके सिंबल्स भी तुम्हें पता होने चाहिए, ये सारे इनके सिंबल्स हम जनरली यूज करते हैं फॉर यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, ये भी आपस में इंडिपेंडेंट है और ये एंगल्स को मेजर करने में काम आता है। जैसे प्लेनार एंगल, तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, प्लेनार एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं अपन? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सबको लग रहा है क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? No, sir, your voice is It's breaking clear? just a bit ugly. Okay. No sir, your voice is clear. Okay, great. So देखो, let us define planar angle. Planar angle को कैसे डिफाइन करेंगे? If we take any arc of a circle, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा इसको अपन बोलते हैं प्लेनार एंगल। और बाय डेफिनेशन द प्लेनार एंगल इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन द रेडियस ऑफ द करस्पॉन्डिंग सर्कल। इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर्स में, और रेडियस को भी मीटर्स में। तो वैसे तो इसका कोई यूनिट्स नहीं होना चाहिए ना,
फंडामेंटल के फॉर्म में इसको अपन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन इसको इंडिपेंडेंट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोल रहे। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए अपन ने इसको एक नाम दे दिया, रेडियंस। प्लेनार एंगल इज एक्सप्रेस्ड एज रेडियंस, एंड एवरीवन नोस कि इसको अपन डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? रेडियंस, डिग्रीज, ये सारे इसके अलग अलग टाइप के यूनिट्स होते हैं, बट मोस्टली अपन इसको रेडियंस में एक्सप्रेस करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, इससे जो एंगल निकल के आएगा वो हमेशा रेडियंस में होगा। ओके, एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिफाइन सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल से तुम लोग ने अभी तक ज्यादा कुछ डील नहीं किया होगा, इसको तुम बाद में आगे आगे के चैप्टर्स में देखोगे, बट इसका मैं तुम्हें एक बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे अपन सर्कुलर आर्क ले रहे, सब कुछ इसी प्लेन में हो रहा है, राइट? इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सर्कुलर आर्क, imagine if I take a small piece of a sphere. मान लो एक कंप्लीट स्पीयर है, और इस स्पीयर के सरफेस में मैंने एक ऐसे छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और ये टुकड़ा सेंटर में कुछ तो एंगल सबटेंड कर रहा होगा। ये 3D में इमेजिन कर रहे हो। दिस स्मॉल पीस ऑफ द स्पीयर टेकन ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीयर विल सबटेंड सम एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर, और ये वाला जो एंगल है वो प्लेनर एंगल से अलग होगा। ये एंगल ऐसे 3D में बन रहा होगा, ये देख पा रहे हो। इसको अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा। और सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? जिस तरीके से प्लेनर एंगल को अपन ने लेंथ अपॉन आर डिफाइन किया था, सॉलिड एंगल को अपन डिफाइन कर सकते हैं द एरिया ऑफ दिस पार्ट, द एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ द स्फीयर। इसके एरिया को अगर मैं ए मान लूं, सो एरिया ए अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर का स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से अपन सॉलिड एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। तो तुम देख सकते हो सॉलिड एंगल का भी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। एरिया ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, दे आर यूनिटलेस, राइट? यूनिटलेस, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक वी विल कॉल देम डायमेंशनलेस। डायमेंशंस क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे, बट स्टिल इनको अपन ने नाम दे दिया, स्टेरेडियंस। सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस यूनिट स्टेरेडियंस, एंड प्लेनर एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय रेडियंस, और ये इनके सिंबल्स होंगे। ओके, Sir, can you explain again? Which one? Planar angle, can you explain again? See, for planar angle, I have chosen a small arc of the circle of length L, and I'm assuming that this circle is subtending some angle at the center. And if the radius of the circle is R, this planar angle theta is defined by L upon R, the length of the corresponding arc upon the radius of the corresponding circle. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. और कुछ पूछना है किसी को भी स्लाइड से? Sir, these are part of fundamental units, no? See, fundamental are these 7 units. These are 2 extra, you can say. Apart from fundamental, these are 2 extra units. Why we are not calling this fundamental? Because they themselves are unitless, dimensionless. So will I be able to express any other quantity in terms of these angles? No. These angles will not help in expressing any other quantities, right? Because they themselves are dimensionless. So fundamental are only these 7. These are 2 extra quantities, which you should know. So that's why we are calling them supplementary quantities. Okay. Okay, sir. Sir, as solid angle is same as plane angle, but it's little different, right? See, planar angle is formed in the plane of the screen. Everything is happening in the plane of the screen. But solid angle is a sort of 3D angle. Can you visualize from this diagram? Basically, ऐसे imagine करो कि अगर ये कोन होता, Sir, plane angle 2D के लिए होता है और solid angle 3D के लिए होता है. yes, solid angle 3D के लिए होता है। तो ये कोन भी यहाँ पे 3D एंगल भी सबटेंड कर रहा होगा ना, एक इमेजिन कर पा रहे हो? तो 3D में अगर तुम मेजर कर रहे हो तो उसको अपन सॉलिड एंगल बोलेंगे, ओमेगा। और अगर तुम प्लेन में मेजर कर रहे हो तो प्लेनर एंगल हो जाएगा। इसके बारे में तुम डिटेल में बाद में पढ़ोगे, इतना इस पे स्ट्रेस मत लो अभी, इट्स ओके। जस्ट रिमेंबर दैट ऐसे 2 टाइप के एंगल्स होते, जिसके रेडियंस और स्टेरेडियंस, ऐसे 2 यूनिट्स होते, और ये किसी भी फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं करते, दे आर डायमेंशनलेस। Sir,
यस बताओ। सर तो इनको फिर हम डिराइव्ड यूनिट्स भी तो नहीं बोल सकते ना, लाइक दे आर इन द मिडिल वी कैन से। यस दैट्स व्हाई इसको मैंने अलग कैटेगरी में डाल दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डिराइव्ड भी नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि वी कांट एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ एनी फंडामेंटल। ओके सर, सो दे आर लाइक इन द मिडिल लाइक yes दैट। yes there are some two extra quantities, supplementary quantities. okay, चलो आगे बढ़ते। ये कुछ जनरल नॉलेज सब पता होना चाहिए सबको। ऐसा है प्रीफिक्सेस, बेसिकली किलो, मेगा, टेरा, ये सब का मतलब पता होना चाहिए। किलो सबको पता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है, मेगा मतलब 10⁻6, गीगा जनरली गीगाबाइट्स में यूज करते हैं ना, वहाँ पे 10⁻9 का फैक्टर आ जाता है। और आजकल टेराबाइट्स भी यूज किया जाता है, टेराबाइट के हार्ड डिस्क आते हैं, वहाँ पे 10⁻12 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। पीटा, एक्सा, हेक्टो, डेका, डेसी, यहाँ से पावर नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये सब सबको बेसिक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ओके, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, एक बार बस ये रिवाइज कर लेना, आगे कन्वर्जन्स में काम आ सकता है। एंड दीज आर द करस्पॉन्डिंग सिंबल्स। सम अदर यूनिट्स विच आर नॉट इन द एसआई यूनिट्स, हमने जो सिस्टम्स देखे थे, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, एफपीएस, इन सबसे अलग भी कुछ हम यूनिट्स एक्सप्रेस करते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस जो है उसको तो जनरली अपन मीटर्स में ही मेजर करते हैं, राइट, मीटर्स या फिर सेंटीमीटर्स। बट व्हेन वी हैव टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस इन स्पेस, सबने इसके बारे में सुना होगा, लाइट ईयर के हिसाब से भी इसको मेजर किया जाता है, क्योंकि उन लार्ज डिस्टेंसेस को मीटर्स में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो पूरा एक पेज ही भर जाएगा, इतना बड़ा नंबर होगा वो। तो लाइट ईयर इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर। एंड 1 ईयर को 365.25 डेज लिख सकते हैं इंक्लूडिंग द लीप ईयर। और 1 ईयर में 24 डेज और एक दिन में 3600 सेकेंड्स। तो इस तरीके से अपन लाइट ईयर को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए कन्वर्जन कैसे करना। वैसे ही और भी कुछ टाइप के यूनिट्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर मान लो मुझे स्पेस में किसी डिस्टेंस को एज अ रेफरेंस, जो भी डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में, उसके रेफरेंस में अगर मुझे मेजर करना हो, तो वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका सिंबल होता है AU। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि किसी दो स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 AU है, दैट मीन्स यू कैन विजुअलाइज कि उसका डिस्टेंस 3 टाइम्स द डिस्टेंस होगा जो अर्थ और सन के बीच में। ओके, सिमिलरली देयर आर सम मोर यूनिट्स, parsec, which is short form for पैरालैक्टिक सेकंड। तो ये कन्वर्जन, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुम स्किप कर सकते हो। माइक्रोन इज लाइक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6। एंगस्ट्रॉम भी जनरली एटॉमिक मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 10⁻⁻15। एंड फर्मी इज आल्सो यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 आएगा और फर्मी में 10⁻15। ओके, वैसे ही मास के कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, टन्स, क्विंटल, एटॉमिक मास यूनिट, ये तुमने केमिस्ट्री में यूज किया होगा, ये इनके कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। एंड टाइम का तो ये सबको पता ही है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डायमेंशंस। अब तक हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की, राइट। फंडामेंटल में वो 7 क्वांटिटीज थे और 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो उनके अलावा जितने भी क्वांटिटीज होंगे, जिसको अपन डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल सकते हैं, ऑल दिस डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और जब भी उनको किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, उनको अपन पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के किन पावर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। और डायमेंशंस को कैसे डिफाइन करेंगे, द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, इस स्टेटमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी का यूनिट्स क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट्स होता है मीटर्स पर सेकेंड, राइट। और इसके यूनिट्स को अपन देखते हुए ये पता लगा सकते हैं कि फंडामेंटल पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। मीटर्स मतलब किसका यूनिट, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट, लेंथ। एंड सेकेंड्स मतलब टाइम। सो आई कैन से दैट वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -1।
ये वेलोसिटी का डिपेंडेंसी होगा ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसका जो डिपेंडेंसी होगा उसमें जो भी पावर्स आ रहे होंगे इनको अपन डायमेंशंस बोलते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी के दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, दिस एक्सप्रेशन डिनोट्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब उसका डिपेंडेंसी ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसको मैं L1 T-1 लिख सकता हूं। दिस इज द वे वी विल रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फॉर्मूला। जनरली अपन MLT तीनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, तो अगर मास पे डिपेंड नहीं करे तो यहाँ पे तुम 0 का पावर रेज कर सकते हो, M0 L1 T-। so velocity's dimensional formula will be this. Similarly acceleration का dimensional formula क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से रटने की जरूरत नहीं। किसी भी क्वांटिटी का अगर तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है तो देखो कि उस क्वांटिटी का यूनिट्स क्या है, वो फंडामेंटल पे किस तरीके से डिपेंड कर सकता है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट्स हमें पता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी मीटर्स मतलब लेंथ टू द पावर 1 एंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर आर, मतलब t टू द पावर -2, और मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तो m टू द पावर 0। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? So can you explain it again? Which part you did not understand? The L and T part. See, I will give you one more example. Suppose I want to find dimensional formula for force. सबने लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखा है, तो फोर्स का नाम सुनते ही कौन सा इक्वेशन दिमाग में आता है? फोर्स का कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आता है जो तुम बार बार अप्लाई करते हो FBD बना के? फोर्स इक्वल्स टू mass into acceleration. मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड ऑब्वियसली इसका यूनिट जो है वो अपन जनरली न्यूटन्स लिखते हैं, बट न्यूटन से हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो फंडामेंटल पे किस तरीके से डिपेंड कर। सो वी विल ऑब्जर्व इट्स फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मास का यूनिट्स क्या है? मास का यूनिट्स केजी और एक्सेलरेशन का मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मतलब फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसका अपन यूनिट्स मान सकते हैं। अभी अगर मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज कर सकता हूँ। फोर्स के दोनों साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और देखो कि वो इन तीनों के कौन से पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मास मतलब केजी टू दी पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि केजी न्यूमरेटर में, तो मास के 1 पावर पे वो डिपेंड कर रहा होगा। वैसे ही लेंथ भी न्यूमरेटर में और इसका भी पावर 1 है, तो लेंथ पे भी इसका डिपेंडेंसी कैसा होगा? लेंथ टू दी पावर 1 एंड सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में विद पावर 2, तो टाइम पे इसका डिपेंडेंसी -2 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। देखो ये एग्जांपल से समझ में आया अभी? Yes, सर sir. जो पावर होता है वो डायमेंशन है ना? यस, अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स के जो डायमेंशन है वो 1 1 -2 होंगे, बट टू बी मोर स्पेसिफिक डायमेंशन से इतना क्लैरिटी नहीं आएगा ना, उससे अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला ही लिख दो पूरा, M1 L1 T-2। तो सर स्क्वायर ब्रैकेट एंड थ्योरी है, स्क्वायर ब्रैकेट कंपल्सरी होता है क्या? रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर ब्रैकेट, खाली F लिखा तो फिर कुछ सेंस नहीं बनेगा ना। F तो फोर्स के लिए अपन यूज करते, तो फोर्स थोड़ी M1 L1 T-2 के इक्वल होता है। ये जो पैरामीटर्स है ये तो फोर्स का डायमेंशन है ना, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स की बात हो रही है, ये स्पेसिफाई करने के लिए अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देंगे। समझ में आया? Sir, can you explain the first paragraph once again? Which one? First para. First paragraph. All the derived quantities can be expressed in terms of fundamental quantities. सही बात है, एक्सप्रेस कर रहे हैं ना अपन इन सारे एग्जांपल्स में। वेलोसिटी, फोर्स, acceleration, all these are derived quantities which we are expressing in terms of fundamental. When a quantity is expressed in terms of fundamental quantities, it is written as a product of different powers of fundamental quantities. तो देखो यहाँ पे वही तो कर रहे हैं अपन, ये जो डिराइव क्वांटिटी है फोर्स, इसको जब मैं फंडामेंटल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो फंडामेंटल को सबको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्टिव पावर्स। इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल। अंडरस्टूड?
Yes, sir. And square bracket is just a representation to denote that we are just talking about the dimensional formula and not the quantity. Okay. इसके और कुछ एग्जांपल्स तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और आइडिया लगेगा. एक्सेलरेशन का अपन देख चुके. डेंसिटी का कैसे करेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा मास के फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम मतलब केजी पर मीटर क्यूब. तो नीचे लेंथ का क्यूब आ रहा है तो L टू दी पावर -3 एंड टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो T टू दी पावर 0. ये अपन डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं. सबको पैटर्न समझ में आ रहा है इधर कैसे डिराइव करना है? सिमिलरली अगर मान लो मैं तुमसे वर्क का पूछता, वर्क या फिर एनर्जी, इन दोनों का ही यूनिट्स जूल्स होता है ना, सेम होगा. दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि यूनिट सेम. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करके दिखा सकते हैं मुझे? वर्क से कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आता है? वेक्टर्स में पढ़ा होगा ना वर्क के बारे में. किसका डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क? ML2T-2. करेक्ट, ML2T-2. कैसे निकाला? वर्क को मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकता, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन. फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला यूज करो. वैसे तो हमने निकाला था पिछले स्लाइड पे, बट इनकेस अगर याद नहीं हो तो इमेजिन करो कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास इज केजी एंड एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 होगा एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में मेजर किया जाता है s. तो उसके लिए एक और L मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो सॉल्व करने पर ये फोर्स ये वर्क का डायमेंशन आ जाएगा. सबको ये तरीका समझ में आ रहा है कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है यूजिंग द फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला में अपन ये सारे सिंबल्स यूज करेंगे. MLT तो अपन ऑलरेडी देख चुके, बट समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि MLT से काम ना बने. हो सकता है कि हमें और भी फंडामेंटल की जरूरत पड़े. इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स के लिए MOL एंड इंटेंसिटी के लिए CD. इनकी भी जरूरत पड़ सकती. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछता कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? चार्ज से कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? चार्ज, करंट. मुझे बताओ चार्ज फंडामेंटल है कि करंट? करंट इज फंडामेंटल, राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटिंग चार्ज, करंट एंड टाइम? करंट को अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ये फॉर्मूला देखा है पहले कभी स्कूल में? सो चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम. तो इस केस में चार्ज का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू करंट का डायमेंशन, जिसको मैं A से रिप्रेजेंट कर सकता, इनटू टाइम का डायमेंशन, जिसको मैं T से रिप्रेजेंट कर सकता. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज. अंडरस्टूड? Yes, sir. वैसे ही पावर का अगर निकालना हो तो पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क अपॉन टाइम. तो जो भी वर्क का हमने डायमेंशन निकाला था, ये वर्क का डायमेंशन हमने डिराइव किया था, राइट? इसको फर्दर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर का ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का विच इज MLT-2 अपॉन एरिया. एरिया का अपॉन L स्क्वायर कर देंगे तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ जाएगा ML-1T-2. ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब तुम्हें अभी पता नहीं होगा, ये तुम आगे जाके पढ़ोगे फिजिक्स में. बट अभी के लिए तुम याद रख सकते हो कि इन सब का डायमेंशन प्रेशर के बराबर ही होता है. द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, बर्न्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, they have the same dimensions as that of pressure. Okay, and this is a note. यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं.
यू कैन जस्ट डिराइव दिस, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही तुम डिराइव कर सकते हो किसी के लिए। ओके, ये कुछ और क्वांटिटीज है, प्रैक्टिस के लिए तुम इन सब का भी डेरिवेशन खुद से ट्राई कर सकते हो। बट अभी इन केस अगर तुम्हें किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं पता है, तुमने पढ़ा नहीं है उस क्वांटिटी के बारे में, तो वैसे एग्जाम्पल्स अभी एग्जाम में नहीं आएंगे, डोंट वरी। एग्जाम्पल में खाली वही क्वांटिटीज आएंगे जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका अगर मुझे डायमेंशन निकालना हो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? स्कूल में कुछ पढ़ा है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दो मासेस के बीच में? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा ना। Yes, sir. अगर मान लो नहीं भी पढ़ा है और मैं एक ऐसा क्वेश्चन सेटअप करूं जिसमें मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला दे दिया रेफरेंस के लिए, अज्यूम दैट दिस इज द फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला की मदद से तुम जी का डायमेंशन निकाल पाओगे, विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए जी को बाकी पैरामीटर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, राइट। सो इट विल बी इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन विच इज ml(t-2) इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन विच इज एल स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास का डायमेंशन, तो नीचे m स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो उससे तुम्हें g का डायमेंशन मिल जाएगा m-1 L3 एंड t-2, राइट। तो इस तरीके से बाकी की चीजें भी तुम डिराइव कर सकते हो। These are some more quantities. सर सॉलिड प्लेन और एंगल प्लेन का भी होता है ये? उनके डायमेंशन कुछ भी नहीं होते ना, डायमेंशनलेस होते हैं, वो हमने देखा था ना। प्लेनार एंगल क्या होगा? लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, तो मीटर्स अपॉन मीटर्स कैंसिल हो जाएगा ना। तो अगर तुम्हें डायमेंशंस लिखना ही है तो तुम ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t0, कुछ भी नहीं होगा, सारे जीरो, तो दे आर डायमेंशनलेस, दे डोंट हैव एनी डायमेंशंस। जैसे कोई भी जो रेशियोज होंगे, स्ट्रेन के बारे में सुने? स्ट्रेन क्या होता है? सर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें तुम रोटेशन में पढ़ोगे। ये सारे क्वांटिटीज हमारे लिए अभी नए हैं, तुमने पहले देखे नहीं होंगे। सर्कुलर मोशन स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी तक तुम्हारा, नो सर। तो बाद में तुम समझ जाओगे। अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हो, जो क्वांटिटीज तुम्हें नहीं पता है उसको स्किप कर लो अभी के लिए। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर मान लो ये फॉर्मूला मैं तुम्हें दे दूं, तो इससे मुझे बताओ स्ट्रेन का डायमेंशन क्या रिपोर्ट करोगे तुम? सर ये प्रेशर से इक्वल होगा। प्रेशर से कैसे होगा? ऊपर चेंज इन लेंथ आ रहा है और नीचे लेंथ आ रहा है, तो चेंज इन लेंथ और लेंथ दोनों के डायमेंशंस मीटर्स ही होंगे ना, दोनों के यूनिट्स मीटर्स होंगे। तो क्या स्ट्रेन का कुछ भी यूनिट्स होगा? स्ट्रेन किसी No, पे भी sir, डिपेंड no करेगा, dimension. स्ट्रेन विल बी डायमेंशनलेस। तो ये सारे जो रेशियोज होते हैं जिसमें ऊपर और नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटीज आ रहे, वो सारे रेशियोज डायमेंशनलेस बोल सकते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी मीडियम का? इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये भी रेशियो है ना, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह स्पीड आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली अपन म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी अपन डायमेंशनलेस बोल सकते हैं। समझ में आया सबको डायमेंशनलेस कब होगा? सर एक बार वापस बताओ ना। जो भी रेशियोज होंगे ऊपर नीचे, जो भी रेशियोज होंगे जिसमें सेम टर्म्स आ रहे, सेम क्वांटिटीज आ रहे, तो उनके यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे ना। यस और अगर यूनिट्स ही कैंसिल हो गए मतलब वो फंडामेंटल की किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, यस तो ऐसे केस में अपन उनको डायमेंशनलेस मान सकते हैं। ओके, इसके और कुछ रूल्स मैं तुम्हें बता देता आगे बढ़ने से पहले। अगर मान लो तुम्हें किसी सवाल में एक ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसमें साइन, कॉज या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मान लो साइन और ब्रैकेट के अंदर कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हो, बहुत सारे क्वांटिटीज है,
तो मुझे बताओ साइन के अंदर जो क्वांटिटी प्रेजेंट होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा साइन के अंदर? एंगल। ये एक एंगल ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। और एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एंगल का डायमेंशन कैसा होता Dimensionless. है? एंगल्स आर डायमेंशनलेस, राइट? तो साइन के अंदर तुम्हें कुछ भी दिख रहा होगा उसको हमेशा डायमेंशनलेस ही अज्यूम करना। एनीथिंग इनसाइड साइन या फिर कॉज और एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर दैट मैटर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनीथिंग कुछ अगर दिया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी एनीथिंग होगा यू कैन अज्यूम दैट एनीथिंग इज डायमेंशनलेस। फॉर एग्जांपल मान लो कुछ तुम्हें ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसमें साइन स्पीड ऑफ लाइट इनटू टी अपॉन फोर्स इनटू एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है। मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पे c रिप्रेजेंट्स स्पीड, t रिप्रेजेंट्स टाइम, f रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड x इज सम अननोन क्वांटिटी। तो अगर तुमसे x डायमेंशन पूछा जाए, x का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि ct अपॉन fx इस पूरे का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, दिस इज डायमेंशनलेस, राइट? और ये कब पॉसिबल होगा? जब डायमेंशन ऑफ c इंटू टी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f इंटू एक्स। ये फॉलो कर रहे हो सब लोग ये वाला स्टेप? तभी उनके डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे ना। तो यहां से अपन x का डायमेंशन क्या बोल सकते? डायमेंशन ऑफ c इंटू डायमेंशन ऑफ t अपॉन डायमेंशन ऑफ f। c मतलब स्पीड, स्पीड मतलब मीटर्स पर सेकेंड, तो उसका डायमेंशन L1 t माइनस 1 होगा, मीटर्स पर सेकेंड, इंटू टाइम इंटू t, t का डायमेंशन सिंपली t होगा, t टू द पावर 1 अपॉन फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, m L1 t माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इससे तुम्हें x का डायमेंशन मिल जाएगा। कितना आ रहा है? l के टर्म्स कैंसिल हो रहे, नीचे खाली एक मास बचा हुआ है, तो मास टू दी पावर माइनस 1 l टू दी पावर 0 और टाइम में क्या बचेगा? ऊपर के t माइनस 1 t प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे और नीचे का t माइनस 2 ऊपर जाके t प्लस 2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा अननोन क्वांटिटी का। समझा सबको? एनी डाउट्स? Same thing can be applied if instead of sine, cos, yeah, instead of any trigonometric ratio, you have something to the power. मुझे बताओ नंबर के पावर में कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है? Does 2 to the power 2 kg make any sense to you? This is senseless, right? Yes, sir. It doesn't make sense. तो इसका मतलब 2 के पावर में या किसी भी नंबर के पावर में भी जो कुछ भी होगा ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसको तुम एज अ रूल नंबर 2 समझ सकते हो। 5 टू द पावर, अगर मान लो कुछ क्वांटिटी दे दिया बड़ा सा, जैसे ऊपर दिया था, सेम दे देता हूं ct अपॉन fx, तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं x का डायमेंशन क्या होगा। तो एग्जैक्टली सेम तरीका फॉलो करो, ct अपॉन fx को डायमेंशनलेस मान लो और x का यही आंसर आ जाएगा। सेम गोज फॉर समथिंग विच इज इनसाइड लॉग। लॉग के बारे में पढ़ा है सबने? Yes. Yes, sir. Yes, तो yes. लॉग के अंदर भी कुछ भी होगा उसको भी अपन डायमेंशनलेस मान सकते। ओके, एनी डाउट्स ऑन दिस स्लाइड? आगे बढ़े। इस पे बेस्ड एग्जांपल्स मैं तुम लोग को बाद में दे दूंगा लेक्चर नोट्स के साथ, वो तुम बाद में प्रैक्टिस कर लेना। ओके, Sir, यस sir, बताओ हर्षित। ct अपॉन fx किया है तो सब जीरो हो जाएगा ना, मतलब फिर तो डायमेंशन वैसे वो। हाँ, तो मैंने वही कहा ना, नंबर के पावर में जो भी होगा, 2 के पावर में या फिर 5 के पावर में जो कुछ भी दिख रहा है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए ना। यस सर। तो अगर मुझे x का डायमेंशन निकालना है तो ct अपॉन fx का डायमेंशन मैं 0 कर दूंगा जैसे ऊपर किया था। तो सेम स्टेप्स फॉलो करके x का डायमेंशन आ जाएगा।
यस तो फिर किसी के पावर में या फिर लॉग के अंदर या फिर साइन कॉस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो कुछ भी आ रहा होगा उसको अपन डायमेंशनलेस मानेंगे. दिस इज अ समरी ऑफ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट. ओके, यस अभी देखो डायमेंशंस के यूजेस क्या क्या होंगे. डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकालना सीख लिया. अभी डायमेंशनल फॉर्मूला से अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. एक सेकेंड. इसका पहला एप्लीकेशन देखो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. अगर मान लो मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो, इसको मैं तुम्हें एक ब्लैंक स्लाइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला. फर्स्ट एप्लीकेशन, मान लो अगर मुझे 2 kg किसी सिस्टम का किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg, इसको अगर मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या बोलेंगे इसको, 2000 ग्राम्स. तो जब मैंने 2 kg को 2000 ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करते हुए इसका जो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू था वो 2 से 2000 चेंज हो गया और इसका जो यूनिट्स केजी था वो केजी से ग्राम्स चेंज हो गया. यस और नो? ये दोनों ही चीजें चेंज हो रही. मगर मुझे बताओ क्या इनका प्रोडक्ट चेंज होगा? इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा. 2 kg सेम एज 2000 ग्राम्स. यस और नो? That means whenever I am converting anything from system 1 to system 2, सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में अगर मुझे कुछ भी कन्वर्ट करना है, सिस्टम 1 में अगर मान लो मेजरमेंट n1 आ रहा है और यूनिट्स u1 आ रहा है एंड सिस्टम 2 में मेजरमेंट n2 आ रहा है और यूनिट्स u2 आ रहा है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ. ये लॉजिक समझ में आया सबको इस एग्जांपल से? और एक और चीज मुझे बताओ, यहाँ पे मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या वो दोनों सिस्टम में अलग अलग होगा या सेम ही होगा? सेम. डायमेंशनल फॉर्मूला तो दोनों ही सिस्टम So में your voice M1. is breaking. तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क का इशू है या फिर मेरे यहाँ पे? बाकी लोगों को आ रही है क्या मेरी आवाज प्रॉपर्ली क्लियरली? Clear है. तो शायद तुम्हारे यहाँ पे होगा यार नेटवर्क का इशू. मेरे यहाँ पे तो प्रॉपर इंटरनेट आ रहा है. तो एक बार चेक कर लो अपना कनेक्शन. सर अगर m kg में रहेगा तो ही उसको मेजर करते हैं ना, और लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में. वो तो खाली SI यूनिट्स में ना, बट सर दुनिया अगर में एक ही यूनिट्स थोड़ी है, मल्टीपल यूनिट्स है अगर ना. लेंथ दिया है किलोमीटर्स में तो उसको कैसे लिखेंगे? मीटर में कन्वर्ट करके ना, mlt में. एक वो सिस्टम स्पेसिफिक होता है. SI सिस्टम में अपन हमेशा मीटर्स में करते हैं, यस और नो? लेकिन अगर मैं CGS सिस्टम लेता तो लेंथ को किस में कन्वर्ट करके लिखता? CGS सिस्टम में सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करता, यस और नो? अगर मैं FPS सिस्टम लेता तो उसमें तो लेंथ को किस में कन्वर्ट करता? फीट में कन्वर्ट करता. मास को पाउंड्स में कन्वर्ट करता, राइट? तो ये तो सिस्टम पे डिपेंड करेगा ना कैसे लेना है. सिस्टम डिसाइड करेगा कि मास केजीस में होना चाहिए या ग्राम्स में, लेंथ मीटर्स में होना चाहिए या सेंटीमीटर्स में. ये सिस्टम डिसाइड करेगा. और हमने जो प्रीवियस स्लाइड पे बहुत सारे सिस्टम्स के नाम देखे थे वो सारे तो स्टैंडर्ड सिस्टम्स थे, मगर हाइपोथेटिकली मैं सवाल में एक नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम भी दे सकता हूँ और उसमें मैं तुम्हें कन्वर्जन पूछ सकता हूँ. तो किसी भी सिस्टम से किसी भी सिस्टम में अगर तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो अपन ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं. ये समझ में आया? N1 U1 और N2 U2 ये दोनों सेम रहेगा. जिस तरीके से 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स, वैसे ही N1 U1 इक्वल टू N2 U2 मान सकता हूँ मैं. अभी अगर मान लो मुझे N2 निकालना हो, मुझे पता लगाना हो कि N1 U1 सिस्टम 1 में जो इसका यूनिट्स है U1 वो सिस्टम 2 में जाके कितना बन जाएगा. तो N2 को मैं N1 टाइम्स U1 अपॉन U2 लिख सकता. अभी देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. आई नो ये काफी लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. लेट अस टेक वन एग्जांपल.
मान लो मुझे पता लगाना हो कन्वर्ट 2 joules is equals to how many ergs. जूल्स मतलब कौन सा सिस्टम, एसआई सिस्टम MKS, या फिर एमकेएस, और अर्ग्स मतलब CGS. सीजीएस सिस्टम, राइट। तो मुझे पता लगाना है कि 2 जूल्स जो है वो सीजीएस में कितना अर्ग्स होगा। तो इसको मैं N1 मान सकता हूँ, इसको U1, इसको N2 और इसको U2। तो कन्वर्जन करने से पहले जो तुम्हारा पहला स्टेप होगा, ऐसे सवालों में तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए, जिसको भी कन्वर्ट करना है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। तो ये किसकी बात हो रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की, वर्क या फिर एनर्जी, राइट, इनमें से कुछ तो होगा। मान लो ये वर्क की बात हो रही, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो, कितना होगा वो। वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज m1 L1 t minus 2 into displacement, तो L square बन जाएगा। This is the dimensional formula for work, right? Then apply this formula, N2 equals to N1 times U1 upon U2, और U1 U2 इन दोनों के डायमेंशन तो सेम ही होंगे ना। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने पर क्या डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज होगा? नो, दे विल बी द सेम। सो U1 का डायमेंशन क्या होगा, m1 L1 स्क्वायर t1 minus 2, और U2 का डायमेंशन m2 L2 स्क्वायर t2 minus 2, और सिमिलर टर्म्स को क्लब कर दो इस तरीके से। तो यहां से N2 कितना आ जाएगा, व्हाट इज N1? N1 इज 2, और अभी M1 M2 L1 L2 और T1 T2 इन सबको करस्पॉन्डिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख दो। M1 मतलब मास इन विच सिस्टम, मास इन सिस्टम 1, एंड सिस्टम 1 तो ऐसा है। तो ऐसा में मास को कैसे मेजर किया जाता है, केजीज में, तो M1 के बजाय मैं केजीज लिख दूंगा। वैसे ही M2 इज इन सीजीएस, तो यहाँ पे ग्राम्स लिख दूंगा। सिमिलरली लेंथ इन एसआई L1 विल बी मीटर्स, और साथ में स्क्वायर भी आ रहा है, और नीचे सेंटीमीटर्स, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। एंड फाइनली टाइम, टाइम क्या होगा, टाइम तो दोनों ही सिस्टम में सेम है, सेकेंड्स, तो सेकेंड्स अपॉन सेकेंड्स टू द पावर -2। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, केजीज अपॉन ग्राम्स कितना होगा, केजीज 1000 ग्राम्स, तो ग्राम्स और ग्राम्स कैंसिल, और ये सिर्फ 1000 बच जाएगा। वैसे ही मीटर्स अपॉन सेंटीमीटर्स कितना होगा बताओ, 100. 100, एंड टू द पावर 2, तो 100 का स्क्वायर विल बी 10 to the power 2, 10,000. करेक्ट, एंड सेकेंड कैंसिल होकर खाली 1 बच जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 into 10 to the power 7. करेक्ट। सो 2 जूल्स इज 2 into 10 to the power 7 अर्ग्स। ये हमने कन्वर्जन फैक्टर निकाल लिया। समझ में आया सबको ये अप्रोच कैसे कन्वर्ट करना है? आई विल अगेन समराइज द एंटायर थिंग। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो जिसको भी कन्वर्ट करना है, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 ये अप्लाई कर दो। तो इससे तुम्हें एक N1 दिया रहेगा और दूसरे सिस्टम में N2 निकालना होगा। तो मैनिपुलेट करके इस तरीके से तुम N2 निकाल सकते हो। ओके, एक एग्जांपल मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ये तुम लोग ट्राई करो एंड गिव मी द आंसर। यू कैन यूज योर रफ शीट्स और रफ नोटबुक। सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल सिस्टम डिफाइन कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल सिस्टम इन विच टाइम इज measured in hours, mass is measured in tons, and length is measured in kilometers। मैंने हाइपोथेटिकल एक सिस्टम डिफाइन कर दिया। एसआई में तो
टाइम सेकंड्स में होता है, मास केजीज में और लेंथ मीटर्स में। तो एक कोई भी रैंडम सिस्टम मैंने ले लिया, इसमें ये सारी चीजें डिफाइंड है इस तरीके से। कन्वर्ट 1 वॉट ऑफ पावर, वॉट सबको पता है पावर का यूनिट्स होता है, एंड पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए तुम लोग पावर को वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हो। मान लो ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए गिवन है, you have to convert 1 watt equals to how much measurement of the new units। जो नया सिस्टम है उसका यूनिट्स तो हमें पता नहीं है ना, तो उसको मैं ऐसे यूनिट्स नाम दे रहा हूँ। तो 1 वॉट इस नए सिस्टम में कितना यूनिट्स के इक्वल होगा? सवाल समझ में आया सबको? ट्राई करोगे? कैलकुलेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है, मुझे बड़ा सा एक्सप्रेशन दोगे तो भी चलेगा विदाउट कैलकुलेटिंग। सर पावर का यूनिट डायमेंशन ml2 t-3 है ना? देख लेते हैं। स्टेप 1 सबने पावर का डायमेंशन निकाला होगा। पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम, वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ml1 t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब इंटू l अपॉन टाइम। इस तरीके से तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये m1 l2 t-3 ये आ रहा है पावर का डायमेंशन। सर ये सब ऐसा ही यूनिट है, आपने जो हाइपोथेटिकल सिस्टम दिया अभी हमें उस पे कन्वर्ट करना है। नहीं, ये अभी डायमेंशन में क्या ये पता चल रहा है कौन सा सिस्टम है? डायमेंशन तो जनरल फॉर्मूला है ना, किसी भी सिस्टम में सेम फॉर्मूला रहेगा डायमेंशंस का। तो इसमें तो मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना ये ऐसा ही है कि नया सिस्टम। दोनों ही सिस्टम में सेम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का। अभी कन्वर्ट करने के लिए तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n1u1 इक्वल्स टू n2u2। इसको n1 मान लो, इसको u1, इसको n2 और इसको u2। हमें n2 निकालना है, तो n2 विल बी इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। ये यूज कर लो। अभी यहाँ पे अपन करस्पॉन्डिंग सिस्टम के मास लेंथ टाइम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिस्टम 1 का भी और सिस्टम 2 का भी। सिस्टम 1 कौन सा सिस्टम था? SI की नया वाला सिस्टम 1 किसको माना? SI। तो सिस्टम 1 में m1 l1 t1 के करस्पॉन्डिंग SI वाले वैल्यूज डाल दो, एंड सिस्टम 2 नया वाला तो उसके करस्पॉन्डिंग m2 l2 t2 डाल दो। n1 तो 1 के इक्वल है, तो उससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। साथ में ही सॉल्व कर लेते। इट्स ओके, साथ में ही सॉल्व कर लेते। बताओ m1 कितना होगा? m1 की वैल्यू क्या होगी? kgs, और m2 इज टन्स। वैसे ही l1 मीटर्स होगा, और l2 नए सिस्टम में कैसे मेजर करें लेंथ को? किलोमीटर्स में। t1 इज सेकेंड्स एंड t2 इन द न्यू सिस्टम इज आवर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। kg अपॉन टन्स कितना होगा? 1 टन इज हाउ मेनी kg? 10,000। 1 टन 10,000 होता है कि 1000 होता है? एक बार वापस कंफर्म कर लो, अभी देखा था ना अपन ने। Sir, 1000. 1 मेट्रिक टन या फिर 1 टन इज 1000 kg, ये याद रखना। तो kg अपॉन टन विल बी 1 अपॉन 1000। मीटर्स अपॉन किलोमीटर्स इज अगेन 1 अपॉन 1000, क्योंकि 1 अपॉन किलोमीटर्स इज 1000 मीटर्स।
and seconds upon hour. 1 hour is 3600 seconds. तो ये आ जाएगा, राइट? तो फाइनल आंसर तुम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, 1/3.6 और 3 बार 1000 मतलब 10⁻⁹, या फिर 1/3.6 into 10⁻⁻9. This will be your conversion factor. Sir, so unit 1 will be always be in SI units, no? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, नॉट नेसेसरीली. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉट्स, एंड वॉट्स हमें पता है कि एसआई में मेजर किया जाता है. दैट्स व्हाई हियर वी आर अज्यूमिंग दैट यूनिट 1 इज एसआई. अगर मान लो वो लोग ने बोला होता कन्वर्ट 1 dynes equals to how many units of this new system, so in this case system 1 would have become CGS instead of SI. Understood? Yes, sir. This you can try as a homework. 1 dynes is how many units of this new system which I have defined. ये बाद में ट्राई कर लेना. और सर यूनिट 2 का दिया होगा सिस्टम कि यूनिट 2 किस Yes, yes. सिस्टम System 2 में सारे यूनिट्स कैसे डिफाइंड है वो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा. अगर वो नॉन स्टैंडर्ड है तो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये तुम्हें सवाल में दिया रहेगा ये इन्फॉर्मेशन. ऐसे टाइप के और सवाल मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूंगा नोट्स में, ठीक है? वो प्रैक्टिस कर लेना. और कुछ पूछना है किसी को भी बताओ. Sir, यस बताओ, बोलो. sir, in the last sum, while writing the final answer, we do not have to consider the dimensions like in n2 is equals to n1 u1 Oh upon yes, yes, we made that very big mistake. Thank you. देखो यहाँ पे एक मिस्टेक करी अपन ने पावर से रेज ही नहीं किया. ये चीज Sir, I'm getting a different answer. Yes, yes, because I made a mistake. यहाँ पे एक्चुअली लेंथ का जो पावर है वो 2 था ना, एंड टाइम का पावर -3 था, मास का पावर 1 था. सो एक्चुअल आंसर शुड बी टू द पावर 1 स्क्वायर एंड टू द पावर -3. Sir, it's 1. Sorry, I got 1 joule. I got it. Got the actual answer is 1 joule is equal to 3.6 raised to 3 units. let's check it out. Did you understand this mistake that we did? 1/1000. Let's check what answer we are getting. 1/1000 का स्क्वायर मतलब 1/10⁻⁶, and 1/3600 to the power -3. तो 3600 to the power 3 आ जाएगा ना ये. So 3.6 into 10 to the power 3 का भी क्यूब, तो 3.6 का क्यूब into 10 to the power 9 अपॉन नीचे भी 10 to the power 9. सो चेक कर लो, ये आ रहा है आंसर. दिस इज द आंसर यू आर गेटिंग, 3.6 का क्यूब. कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तुम वेरीफाई कर लेना बाद में, बट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हाउ टू सॉल्व. ओके, एनी डाउट्स? ओके चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते. The next application is to check the dimensional correctness of any equation. Suppose if I take second equation of kinematics, S equals to ut plus half at square. If I want to check whether this equation is dimensionally correct, that means all the terms in this equation should have the same dimensions. मुझे बताओ क्या किसी भी इक्वेशन में 2 kg plus 3 seconds, क्या इसका कुछ भी सेंस है? कैन यू ऐड 2 kg and 3 seconds? अगेन दिस इज सेंसलेस, राइट? तो अगर किसी भी इक्वेशन में बहुत सारे टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो इन सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए. तो अगर डायमेंशन सेम आ गए, if dimensions of all the terms in any equation is same, then we can imply that the equation is at least dimensionally correct. अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन सही होना पॉसिबल ही नहीं है. उसके डायमेंशनल करेक्टनेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे s का डायमेंशन क्या होगा? s का डायमेंशन L1 होगा. स्पीड इनटू टाइम, इसका भी डायमेंशन L के इक्वल आ जाएगा. स्पीड मतलब मीटर्स पर सेकंड एंड टाइम मतलब सेकंड्स, एंड वैसे ही हाफ at स्क्वायर.
ए मतलब मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशन एल के इक्वल आ जाएगा. ओके, so using this dimensional analysis we can check whether the equation is dimensionally correct or not. Just check the dimensions of all the terms, they should be same. Okay, any doubts? Sir, if they aren't same, then it's wrong, right? If they are not same, then you will say that the equation is dimensionally incorrect. That equation will not be possible. Okay, Yes, sir. next application is to establish relation among different physical quantities. Suppose एक situation है मेरे पास जिसमें एक pendulum given है. Pendulum is basically a small mass attached with a string. मान लेते string का length L है, bob का mass M दिया हुआ है, and acceleration due to gravity is G. इस पेंडुलम को अगर मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं और डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो इसके ऑसिलेशंस शुरू हो जाएंगे. ये यहाँ से लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पे जाएगा और यहाँ से वापस रिटर्न अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. और इसके बियॉन्ड सेम चीज रिपीट हो रही होगी, सेम साइकिल वापस रिपीट हो रहा होगा. तो येलो पाथ के अलोंग जब वो गया और ग्रीन पाथ के अलोंग जब वो वापस आया, this will complete one cycle, and time taken to complete one cycle is called as the time period. Time period किसी भी चीज का क्या होगा? Time taken to complete one cycle. अभी अगर मान लो मुझे किसी भी चीज का फॉर्मूला डिराइव करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, लेट्स से मुझे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव करना है, एंड रफली इंट्यूशन से मैंने ये सोचा कि इसका टाइम पीरियड किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकता है. तो रफली मैंने सोचा कि टाइम पीरियड में भी पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड कर सकता है. लेट मी जस्ट राइट डिपेंड्स ऑन. दिस टी कैन डिपेंड ऑन लेट्स से लेंथ, मे बी पेंडुलम के नीचे जो मास अटैच्ड है उसके मास पे डिपेंड कर सकता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर सकता है. मान लो रफली अगर मुझे इस बात का आइडिया है कि टाइम पीरियड इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो इन तीनों चीजों पे वो किस तरीके से डिपेंड करेगा, कौन से पावर के प्रोपोर्शनल होगा, ये अपन डिराइव कर सकते हैं. तो मान लेते हैं टाइम पीरियड जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का सम पावर ए, मास का सम पावर बी, एंड जी का सम पावर सी. तो यहाँ पे LHS और RHS इन दोनों के डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए. डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड शुड बी सेम एज डायमेंशंस ऑफ RHS. डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा? खाली t का टर्म आएगा, m0 l0 t1. लेंथ का डायमेंशन l1 होगा एंड टू द पावर a. मास का डायमेंशन m1 एंड टू द पावर b. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट्स होता है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होगा L1 t-2 और इसको c के पावर से रेज किया जा रहा है, राइट? तो RHS में भी सारे सेम टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लो. तो m टू द पावर b, यहाँ पे l टू द पावर a और यहाँ से l टू द पावर c आ जाएगा. तो L to the power A into L to the power C will be L to the power A plus C. और वैसे ही टाइम में क्या आएगा? T to the power minus 2C. और अगर RHS और LHS इस इक्वेशन में इन दोनों के अगर डायमेंशन सेम है तो अपन करस्पॉन्डिंग पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. B will be equals to 0, A plus C will be equals to 0 and minus 2C will be equals to 1. तो A, B, C ये जो तीन अननोन्स थे ये अपन निकाल सकते हैं with the help of these three equations. First equation है B equals to 0, second equation A plus C equals to 0 and third equation minus 2C equals to 1.
तो इससे c माइनस हाफ के इक्वल आ गया। c की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, तो इससे a प्लस हाफ आ जाएगा और b 0 के इक्वल। दैट मीन्स टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, l टू द पावर a मतलब l टू द पावर हाफ, m टू द पावर b, b 0 आया मतलब मास पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, एंड g टू द पावर c मतलब g टू द पावर माइनस हाफ। So we can say that time period is proportional to under root of L by G, right? और जो भी constant of proportionality होगा वो अपन experimentally calculate कर सकते हैं, and in this case the constant of proportionality comes out to be 2 pi. तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका ये फॉर्मूला अपन डिराइव कर सकते हैं, एटलीस्ट ये वाले स्टेप तक तो कर ही सकते हैं ना यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सर वो अंडर रूट ऑफ एल बाई जी कैसे हो गया? L टू द पावर हाफ मतलब अंडर रूट ऑफ L एंड G टू द पावर माइनस हाफ मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ G। इन दोनों को क्लब करने पर यही आएगा ना, ठीक है। सो 2 पाई क्यों लिखा आपने? 2 पाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो ऐसी मैं तुम्हें जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, जनरल इंफॉर्मेशन, इससे नहीं निकाला, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। हमारा फाइनल आंसर ये होगा, एटलीस्ट अपन यहां तक तो निकाल सकते हैं ना कि टाइम पीरियड अंडर रूट ऑफ L बाई जी के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा वो निकालने के लिए अपन एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली ये 2 पाई के इक्वल आ जाता है। ये मैं तुम्हें ऐसी जनरल नॉलेज वाला इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो तुम्हें आगे काम आएगा, ठीक है। सर वो जो पेंडुलम का फिगर था वो एक बार समझाएंगे आप? हाँ देख मैं बता देता हूँ। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था। पुराने जमाने में जो घड़ी होती थी उसमें तुमने देखा होगा ना, ऐसे पेंडुलम होते थे जो टिक टॉक ऐसे आवाज करते थे, राइट? घूमता रहता था वो। घूमता रहता है, यस। तो यहाँ से यहाँ गया, येलो पाथ के अलोंग गया तो उसका आधा साइकिल कंप्लीट हुआ ना, एक हाफ रेवोल्यूशन खत्म हो गया, हाफ रिवॉल्यूशन हुआ, और ग्रीन के अलोंग जब वो वापस आया तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया होगा। रेवोल्यूशन। तो इस कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या फिर वन साइकिल के लिए जो भी उसको टाइम लगा होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो मुझे बताओ घड़ी में जो क्लॉक्स होते थे उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए था। जब ये वाला पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाता था तो घड़ी में जो सेकेंड हैंड है वो 1 सेकेंड से आगे मूव करता था, और जब वो रिटर्न आता था तो 1 और सेकेंड से आगे मूव कर जाता था। टिक टॉक ऐसे आवाज बोलते हैं ना, ऐसे आवाज आता है उसमें से, तो ओवरऑल 2 सेकेंड लग जाते थे। समझ में आया टाइम पीरियड का मतलब। और इसी टाइम पीरियड का अपन फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड को कौन कौन से पैरामीटर्स इफेक्ट कर सकते हैं, ये सारे अजम्पशन से मैंने अज्यूम कर लिया कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे, मास पे और जी पे, इन 3 चीजों पे डिपेंड कर सकते हैं। और उनका डिपेंडेंसी कैसा होगा आफ्टर दिस अजम्पशन वो अपन डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हैं। इसके आगे की स्टेप समझ में आए? यस सर। तो खाली अजम्पशन था ना कि यस वो अजम्पशन था, 100% वो सच होगा ये कंपलसरी नहीं। सो ऑब्वियसली ये फुल प्रूफ तरीका नहीं, दिस इज जस्ट वन ऑफ दी सिंपलर टेक्निक्स टू डिराइव एनीथिंग बेस्ड ऑन सम assumptions. ओके, यस। और कुछ डाउट है किसी को भी ये कॉन्सेप्ट में? इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स तुम बाद में ट्राई कर लेना। डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या क्या होंगे वो देखो। बाय डायमेंशनल एनालिसिस वी कैनॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे पिछले एग्जांपल में 2 पाई तो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया ना, अपन इस अप्रोच से 2 पाई क्या होगा ये अपन नहीं निकाल पाते, तो ये इसका ड्रॉबैक है। वी कैनॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, they have to be determined by experiment or by some other methods. This method works if a physical quantity depends on other physical quantity and the dependencies of the product type. अगर मान लो डिपेंडेंसी ऐसा होता v equals to u plus at, तो यहाँ पे भी ये मेथड फेल हो जाता। ऐसे एक टाइप की डिपेंडेंसी में ऐसे टाइप के फॉर्मूलाज अपन इस मेथड से डिराइव नहीं कर पाते, राइट?
और अगर मान लो एक्सपोनेंशियल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर लोगैरिथमिक फंक्शंस होते तो उसके अंदर भी जो पैरामीटर्स है वो भी डायमेंशनलेस होते, तो उसका भी अपन अकाउंट इस मेथड से नहीं ले पाते। ऑल्सो दिस मेथड विल फेल if the physical quantity depends on more than 3 other physical quantities। यहाँ पे अपन इक्वेशन तो खाली 3 ही लेके आ पाएंगे ना, मास, लेंथ और टी, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने पर खाली 3 इक्वेशंस आ पाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने अननोन्स 4 ले लिए होते, एक और पैरामीटर पे अगर मैंने डिपेंडेंसी मान लिया होता मोर देन 3, तो उस केस में भी अपन इस मेथड से डिराइव नहीं कर पाते। वी विल गेट मोर अननोन्स एंड लेसर इक्वेशंस। समझ में आया सबको ये ड्रॉबैक्स? Sir, I didn't get this question again. Which one? First and second one. In the first point, they are saying that we cannot determine dimensionless constant. For example, in this case, using this method, we were only able to derive this equation, right? We were not able to derive what will be the constant of proportionality. This 2 pi was derived experimentally. So using dimensional analysis, using this method, we cannot derive the dimensionless constant. Understood? First point. Yes, sir. And similarly, in the second point, we cannot derive such types of equations because in this method, we had assumed that time period is proportional to length to the power a, right? G to the power b and m to the power c. But it's possible that time period could have been in such types of equations in this pattern. So such types of equations, such types of formulas cannot be derived using dimensional analysis. This is the meaning of point number 2. Yes, sir. Understood? अच्छा, मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स भेज रहा हूँ। सर न्यूमेंस 1 और 2 को भी आएगा? क्या आएगा? सर जो आप एग्जांपल भेज रहे हो आप न्यूमेन 1 और 2 को भी भेजोगे ना? मैं अभी जूम के चैट पे भेज रहा हूँ, जो लोग अभी जूम मीटिंग में है सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। ग्रुप पे भी तुम्हें मिल जाएगा बाद में ऑफिशियली, बट अभी फिलहाल मैं तुम्हें चैट पे भेज रहा हूँ, एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको ओपन कर लो। सर पर चैट डिसेबल्ड है। हाँ, बट मैं जो भेजूंगा वो तो तुम्हें मिल जाएगा ना। 2 मिनट दो मुझे सिर्फ। देखो मैंने चैट पे एक लिंक भेजा है, दिस इज द लिंक फॉर अ पीडीएफ। चेक करो तुम ओपन कर पा रहे हो कि नहीं इसको। सब लोग एक्सेस कर पा रहे हो इसको? हाँ सर। तो इसमें टोटल 28 एग्जांपल्स जो तुम्हें दिख रहे हैं वो ट्राई कर लेना। 28 एग्जांपल के बाद जो थियरी दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो सब अभी के लिए स्किप कर दो, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो अप टू 28 एग्जांपल, एग्जांपल 1 से 28, ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है? इसके आगे का थियरी अपन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।
आज का लेक्चर रिकॉर्डिंग और नोट्स भी तुम्हें मिल जाएगा, इसको भी मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके तुम्हें लिंक भिजवा दूंगा। आज के लेक्चर से और कुछ डाउट है किसी को भी? सर व्हाट्सएप ग्रुप आपका लिंक भेजो ना। अच्छा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं अपना। तो तुम्हें अगर इस चैप्टर से और भी कुछ डाउट्स आ रहे होंगे तो मुझे ग्रुप पे ही पूछ सकते हैं। 2 मिनट दो मुझे। सर अभी आपने जो पीडीएफ, आपने जो ड्राइव भेजा उसमें नोट्स है ना आज के? हाँ, उसमें आज के नोट्स है, यस। तो अपलोड कर दूंगा मैं उसमें, लेकिन और एक्स्ट्रा नोट्स भी है जो अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके सर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो वो अभी के लिए स्किप कर देना। तो सर क्वेश्चंस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर है ना, वो होमवर्क क्वेश्चंस? 28 क्वेश्चंस, यस, वो होमवर्क है तुम्हारा। एक सेकंड रुको यार, मैं एक ग्रुप ही बना लेता हूँ, आई थिंक वो बेटर रहेगा। तुम लोग इस ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, तो कुछ भी डिफिकल्टीज तुम्हें हो या कोई भी क्वेरीज हो, मुझे डायरेक्टली इस ग्रुप पे भेज सकते हो। व्हाट्सएप का मैंने लिंक भेजा है, व्हाट्सएप ग्रुप का, इस पे ज्वाइन कर लो सब लोग। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को भी आज के लेक्चर से? सर कैन यू सेंड इट ऑन द पेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप? सर मैं अपने लैपटॉप से नहीं कर सकता। श्योर, मैं ऑफिशियल ग्रुप्स पे भी भिजवा दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, बट मिल जाएगा तुम्हें आज। ठीक है ठीक है, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो फिर आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और कुछ पूछना है किसी को भी? एनी क्वेरीज? नो सर। नेक्स्ट वीक में मोस्टली अपना और एक और लेक्चर होगा, तो आगे का पार्ट अपन उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है चलो। सर। okay, आप ही हो गए या आशीष सर होंगे? ये चैप्टर के लिए मैं ही रहूंगा अभी, क्योंकि ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, तो ये चैप्टर तो मैं ही खत्म करवा दूंगा। फिर बाकी तुम्हारा जो पैरेलली चल रहा है दूसरे टॉपिक्स, वो तो चलते ही रहेंगे आसिफ सर के साथ। ठीक है ठीक सर सर वो Yes. 28 होमवर्क उसमें ही है ना पीडीएफ में? यस, वो पीडीएफ में ही है। ठीक है, सर मुझे एक डाउट था, मेन स्ट्रीम में जो चैप्टर्स है वो कितना खत्म हुआ है? मतलब ये फर्स्ट लेक्चर है ना मेन स्ट्रीम का? एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं है, मेरा भी तुम्हारे साथ पहला ही लेक्चर है। तो मेन 3 बैच वाले और कोई है, कोई कंफर्म कर सकता है कौन सा लेक्चर है तुम्हारा? सर ये मतलब आज मेरा फर्स्ट डे था मेन स्ट्रीम का सर। बाकी लोग भी मेन 3 के पहली बार अटेंड कर रहे हैं क्या? आज का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है तुम लोग का फिजिक्स का? हाँ सर। यस सर। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा तुम लोग के और टॉपिक्स हो गए होंगे, तो ये पहला टॉपिक ही पढ़ रहे हो तुम, फर्स्ट लेक्चर? यस सर। ठीक है, ठीक है, बाकी के टॉपिक्स तुम्हें बाद में पढ़ाए जाएंगे, डोंट वरी। आज का लेक्चर कंफर्टेबल था सबके लिए? सब कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ सर। सर खाली थोड़ा एक बहुत थोड़ा फास्ट था ऐसे लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और स्लो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम से तुम लोग क्या प्रीफर करोगे? लेक्चर नोट्स लेक्चर के टाइम पे ही कंप्लीट करना टाइम देके, या फिर बाद में सर recording लेक्चर के करके? टाइम पे, सर लेक्चर के टाइम पे, क्योंकि बाद में फिर रिवर्स में टाइम नहीं मिलता। चलेगा, तो नेक्स्ट टाइम से अपन ऐसा करेंगे, जो भी मैं स्लाइड्स तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा उसको नोट डाउन करने के लिए मैं तुम्हें 4-5 मिनट दे दूंगा उसी टाइम पे। तो नेक्स्ट टाइम से तुम लोग फेयर नोटबुक और पेन के साथ बैठना और लेक्चर के टाइम पे नोट डाउन कर लेना। उससे तुम्हें स्पीड भी ज्यादा नहीं लगेगा, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वो तुम लिख लोगे, तो तुम्हें और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और कोई सजेशन किसी को? Sir, what we have to do with today's notes? We have to write in the notebook. यस, टुडेज नोट्स के लिए एक फिजिक्स के लिए एक फेयर नोटबुक बना लो। सारे सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारे पास एक एक नोटबुक होना चाहिए, फिजिक्स के लिए भी एक फेयर नोटबुक बना लो। एंड लेक्चर नोट्स या लेक्चर रिकॉर्डिंग को रिफर करते हुए सारी चीजें समझते हुए नोट डाउन कर लो विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। एंड इनकेस अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही फ्रॉम टुडेज लेक्चर नोट्स, यू कैन मार्क दैट थिंग एंड क्लैरिफाई इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर के स्टार्ट में पहले तुम आज के लेक्चर के डाउट्स क्लैरिफाई कर लेना, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो। और कुछ पूछना है किसी को भी? सर कल क्लास नहीं है ना? कल अपना क्लास नहीं है, बाकी तुम्हारे और कोई लेक्चर्स है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हें टाइम टेबल दे देंगे वो लोग। ठीक है, यस सर। Tomorrow is test. सॉरी क्या बोल रहे हो? सर कल टेस्ट है। कौन से बैच का? सर मेंस का टेस्ट है। मेंस 1 और 2 का टेस्ट होगा ना कल? सर 3 का भी है। अच्छा ठीक है, है। ठीक है, तुम्हें शेड्यूल मिला है ना, वो उसी को फॉलो करो। सर कल कौन सा टेस्ट है? टेस्ट नहीं।
डोंट वरी, रिस्पेक्टिव बैचेस को जो भी शेड्यूल मिला है, सब सारे बैचेस के शेड्यूल अलग अलग होंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तुम्हें जो भी टाइम टेबल या शेड्यूल मिला है उसी को फॉलो करो सब लोग, ठीक है? ठीक है, चलो बाय एवरीवन। कल न्यूमेरिक्स 3 का टेस्ट है। हाँ तो दे देना टेस्ट, ऑल दी बेस्ट कल के लिए। कौन से टॉपिक पे टेस्ट है बताओ? काइनेमेटिक्स 1। ओके, इसके पहले और कोई टेस्ट हुआ है तुम्हारा या Yes, पहला ही yes. टेस्ट दे रहे हो? पहले हो हुआ है, चुका है इसके ना? पहले हाँ तो ठीक है पहले ना, अब हुआ तो है। यूज्ड टू हो जाओगे तुम धीरे धीरे। ऐसे टेस्ट हमारे ऑलमोस्ट एवरी वीक होते रहेंगे, ठीक है? तो टेस्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते जाओ, और टेस्ट तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए ही है, तो उसका इतना स्ट्रेस मत लो। होमवर्क सब किधर है? मुझे मिला नहीं। क्या बोल रहे हो? होमवर्क? होमवर्क सब आपने भेजा ना 28, हम्म, वो किधर है? वो पीडीएफ में ही तुम्हें मिल जाएंगे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, तुम्हें सब मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है उसके लेक्चर रिकॉर्डिंग, लेक्चर नोट्स एंड होमवर्क क्वेश्चंस भी उसी लेक्चर नोट्स में होंगे, वो रेफर कर लेना। ओके, आज का लेक्चर 2 o'clock तक था ना? आज का लेक्चर 2 o'clock था, मगर मैं थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा फास्ट ना लगे। बहुत सारी चीजें अगर एक साथ पढ़ा दूंगा तो तुम्हें काफी कंफ्यूजिंग लग जाएगा, तो इसलिए अभी जितना पढ़ा है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, इसलिए आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से अपन 2 o'clock तक ही करेंगे। Okay, sir. सर बताओ। कल लाइक काइनेमेटिक्स 1 का टेस्ट है, तो वो खाली एक ही बार होगा पूरे, कि नेक्स्ट टाइम भी वापस काइनेमेटिक्स 1 होगा? होते रहेगा टेस्ट। अभी देख, जो नए टॉपिक्स पढ़ोगे तुम लोग, तो आगे के टेस्ट में ऐसा नहीं है कि पुराने टॉपिक्स नहीं आएंगे, पुराने टॉपिक्स भी आते रहेंगे। जैसे तुम्हारा एक मेजर टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट का भी तुम्हें शेड्यूल मिला होगा ना सर नेक्स्ट मंथ है 24 नेक्स्ट मंथ, को। तो उसमें तुमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े होंगे वो सारे टॉपिक्स आएंगे, बट जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते, दैट इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो तुमने उस समय कंप्लीट किया हो। तो जैसे तुम्हारा काइनेमेटिक्स 1 कंप्लीट हो गया ना पूरा, व्हाट अबाउट काइनेमेटिक्स 2? उसका टेस्ट हुआ है अभी तक? नहीं सर। तो काइनेमेटिक्स 2 पे भी तुम्हारा अलग से एक टेस्ट होगा आगे जाके, तुम्हें टेस्ट का भी शेड्यूल मिला होगा ना फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। यस सर वी गॉट। तो टॉपिक वाइज टेस्ट में खाली उसी पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट होगा, और जो मेजर टेस्ट होगा उसमें सारे टॉपिक्स आएंगे जो भी उस समय तक तुमने पढ़ा होगा, ठीक है? यस सर। और कुछ पूछना है किसी को भी? ठीक है गाइस, चलो Can फिर। you once repeat the homework? I couldn't hear it when you said it. You will find the homework in today's lecture notes which will be sent on your corresponding groups. और मैंने जो sir, no, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा है मैंने, वो भी ज्वाइन कर लो, मैं उस पे भी आज का होमवर्क सेंड कर दूंगा। सर ठीक है? Okay, sir. आपने जो प्रैक्टिस सम सॉल्व करा है वो पीडीएफ में नहीं है? हाँ, वो मैं अलग से भेज दूंगा। आज का लेक्चर रिकॉर्डिंग और आज के जो मैंने अलग से करवाए उसका तुम्हें मैं अलग से पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? या फिर तुम लोग इस पीडीएफ को डिस्कार्ड ही कर दो, मैंने अभी जो चैट पे भेजा है उसको छोड़ दो अभी के लिए, मैं फ्रेश पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, उसको बाद में रिफर कर लेना, ठीक है? यस सर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।